हमारा आज का टॉपिक है हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। इससे पहले हम ट्रेड साइकिल की थ्योरीज की जो वीडियोस हैं उसमें फेसिस कर चुके हैं और सैमुअल्सन की थ्योरी को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हिक्स की थ्योरी ट्रेड साइकिल की। हिक्स जो है इन्होंने अपनी ट्रेड साइकिल की थ्योरी एक बुक में दी थी, जिस बुक का नाम है कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। ये बुक का नाम कई बार 2 नंबर में पूछा जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ ट्रेड साइकिल रिटन बाय हिक्स। हिक्स की ट्रेड साइकिल पर आधारित बुक का नाम बताइए, तो वो है कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। इस थ्योरी में वो ये कहते हैं कि यदि निवेश में इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन किया जाता है तो उसके कारण इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से मल्टीप्लायर और फिर उसके बाद एक्सीलरेटर, इन दोनों का इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, इन दोनों की इंट्रैक्शन होती है, जिसके कारण साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जो हैं, यानी कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस का मतलब है कि इकोनॉमी में आने वाले जो अप डाउन्स हैं वो अराइज होते हैं। इस थ्योरी की बेसिक अजम्पशंस हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर, देखो बेटे, मल्टीप्लायर का मतलब होता है गुणक और एक्सीलरेटर का मतलब होता है त्वरक। गुणक और त्वरक का मान हमेशा स्थिर रहेगा जब तक हम ये थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ पर जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके मतलब जो इकोनॉमी के संसाधन हैं, आप उनकी फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जितनी आप उनसे वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं आप उनसे उतना उत्पादन कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई वेस्टेज नहीं है। मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों इकट्ठे एक साथ काम नहीं करते। एक टाइम में यदि मल्टीप्लायर काम करेगा तो दूसरे टाइम में एक्सेलरेटर। जिस टाइम मल्टीप्लायर एक्टिव होता है उस टाइम एक्सेलरेटर एक्टिव नहीं होता, जिस टाइम एक्सेलरेटर एक्टिव होता है उस टाइम मल्टीप्लायर काम नहीं करता। आउटपुट को आप एक लिमिट, फुल एम्प्लॉयमेंट की लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। जैसे ही इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार का स्तर आ जाता है उसके बाद उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं है। इकोनॉमी में हम एक बार यदि इक्विलिब्रियम से, ये यदि लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है, यदि हम एक बार इससे डाइवर्ट हो जाते हैं तो दोबारा ऐसे चेंजेस आते हैं कि फिर हम इक्विलिब्रियम की तरफ मूव आ जाते हैं। चाहे आप बूम में जाएं, चाहे आप डिप्रेशन में जाएं, लेकिन वापस हम इक्विलिब्रियम को गेन कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या कहता है कि देयर इज अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। प्रोग्रेसिव इकोनॉमी का मतलब है कि इकोनॉमी तेजी से उन्नति करने वाली है, उन्नति की तरफ अग्रसर अर्थव्यवस्था है। तो इस थ्योरी में हिक्स क्या कहता है कि इसकी थ्योरी में मेन रोल है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? ये इन्वेस्टमेंट का वो लेवल है जो कि गवर्नमेंट करती है, जिसमें कि हमारा मोटिव प्रॉफिट नहीं होता बल्कि इकोनॉमी की ग्रोथ होता है। हम यहाँ पर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो वहाँ पर उसके कारण इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण इनकम बढ़ती है। इनकम जितनी बढ़ेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मल्टीप्लायर के ऊपर। यानी कि मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा तो इनकम भी ज़्यादा होगी। जब इनकम ज़्यादा होगी तो हम कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, और जब कंजप्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और इस इनकम के बढ़ने के साथ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फिर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर फिर एक्सेलरेटर काम करेगा। तो ये यही कहता है कि मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर जो है ना, ये दोनों मिलकर काम करते हैं और जिसके कारण फिर से इनकम इंक्रीज होती है। इस तरीके से हिक्स जो है वो मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर के इंट्रैक्शन से ट्रेड साइकिल्स की बात बताता है। हिक्स कहता है कि यदि अब इंट्रैक्शन हो गया और मतलब एक बार इनकम बढ़ रही है, इनकम के बढ़ने से आपका जो है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ रही है, इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन जो बूम और रिसेशन यानी कि तेजी और मंदी की स्थिति कहाँ पर अराइज होती है, उसके लिए हिक्स कहता है कि यदि एक बार इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, पूर्ण रोजगार का स्तर आ गया, तब आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा, क्योंकि आप प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। जब आप प्रोडक्शन को बढ़ा ही नहीं सकते तब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे क्यों?
इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो वहाँ पर मल्टीप्लायर का बैकवर्ड एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जिसके कारण कंजप्शन का लेवल कम हो जाएगा, और ये बैकवर्ड एक्शन स्टार्ट होने के कारण इकोनॉमी धीरे धीरे रिसेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ये हिक्स का डायग्राम है। इसमें वो क्या कहता है कि जो ये ए है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ये लेवल एफ फ्लोर का लेवल है, ये इकोनॉमी का लोवेस्ट लेवल है, उसके बाद फिर है इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद होता है सीलिंग। जैसे कि एक यदि हम यहाँ पर एक रूम का एग्जाम्पल लें तो रूम का जो सबसे लोअर लेवल होता है वो क्या होता है, फर्श, और जो रूम की सबसे पीक पर है वो क्या होती है, छत। तो जो फर्श होता है उसको हम फ्लोर कहते हैं, जो छत होती है उसको हम सीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हिक्स ने भी इकोनॉमी को उन्हीं नामों से थोड़ा सिंबलाइज किया है कि जो इकोनॉमी का लोवेस्ट लेवल है इसलिए उसने उसको नाम फ्लोर रखा है। उसको हम फ्लोर से एफ लेते हैं, सीलिंग से सी लेते हैं, और इक्विलिब्रियम से ई लेते हैं। तो हिक्स का ये कहना है कि जैसे ही इकोनॉमी में गवर्नमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के लेवल को बढ़ाती है, इकोनॉमी फ्लोर पर यदि है, लोवेस्ट लेवल पर है, तो वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करना शुरू करती है। इक्विलिब्रियम से फिर इकोनॉमी अपवर्ड मूव करेगी। यहाँ पर जब मल्टीप्लायर काम करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ी, इनकम के बढ़ने से रोजगार बढ़ा, रोजगार के बढ़ने से धीरे धीरे इकोनॉमी अपने पीक लेवल पर पहुंच जाती है। लेकिन फिर वो कुछ समय के लिए उसी पीक लेवल पर मूव करती है। इसको हम कहते हैं PQ। ये वो लेवल है जो इकोनॉमी हाईएस्ट लेवल पर है, और यहाँ पर इकोनॉमी कुछ टाइम के लिए इसी रनवे पर मूव करती है। फिर उसके बाद जैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ गया, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं सकता, इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे इकोनॉमी डाउनवर्ड जाना शुरू कर देती है। जो ये क्यू पॉइंट है जहाँ से इकोनॉमी नीचे की तरफ, रिसेशन की तरफ जाना स्टार्ट करती है, इसी पॉइंट को हम अपर टर्निंग पॉइंट कहते हैं। इकोनॉमी फिर से एक बार इक्विलिब्रियम के पाथ पर आती है, फिर उससे भी डाउन चली जाती है। कहाँ तक जाएगी, फ्लोर तक, लोवेस्ट लेवल तक। फिर यहाँ पर इकोनॉमी की सबसे वर्स्ट स्टेज आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ जाता है, पॉवर्टी बढ़ जाती है, प्राइजेस डाउन चले जाते हैं। फिर दोबारा से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, कुछ टाइम तक इकोनॉमी यहीं पर TR पर मूव करेगी, फिर धीरे धीरे वापस अप जाना शुरू कर देती है। तो ये जो फेसेस हैं, जो इकोनॉमी का हिक्स के अकॉर्डिंग जो टोटल पाथ है वो क्या है, MPQTRN। ये टोटल पाथ है जिसमें से ये पाथ जो है ये इकोनॉमी को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है। ये इकोनॉमी का बूम की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इकोनॉमी के डिप्रेशन को बता रहा है TR पॉइंट, और ये RQ जो है ना दोबारा से फिर रिकवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था टोटल हिक्स का साइकिल। आप इन फेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि PM क्या है। PM इकोनॉमी की वो स्टेज है जो धीरे धीरे इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम से बूम की तरफ ले जाती है। PQ क्या है, PQ बूम की स्टेज है। इसमें हम जो फेसेस में हमने बूम के फीचर्स पढ़े थे वो सारे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर TR क्या है, वो सॉरी QT है हमारी रिसेशन की स्टेज। इसमें हम रिसेशन वाले सारे पॉइंट्स जो फेसेस वाले थे वो एक्सप्लेन कर देंगे। ये डिप्रेशन की है और फिर ये रिकवरी। इस तरीके से हम हिक्स की थ्योरी को स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्रिटिसिजम्स। हिक्स की थ्योरी में बहुत सारी कमियां भी हैं। वो कमियां क्या हैं कि सबसे पहले कि ये मानकर चलता है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे हमने अजम्पशन में पढ़ी थी, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। रियल लाइफ में हम अपनी इनकम और इनकम के अकॉर्डिंग कंजप्शन के लेवल को कांस्टेंट नहीं रख सकते। MPC कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। फिर ये सेकंड इसकी ड्रॉबैक है कि इट इग्नोर्स द मॉनेटरी फैक्टर्स, यानी कि जो मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में ये कहीं पर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। इसलिए इसको वन साइडेड थ्योरी भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करता है। ये नहीं बताता कि यदि मनी की सप्लाई में चेंज हो जाएगा तो उसके कारण इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंजेस किस तरीके से होंगे।
नेक्स्ट इसकी क्रिटिसिज्म है कि ये क्या कहता है कि जो इकोनॉमी में फ्लोर और सीलिंग, ये जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था, ये फ्लोर था, ये इक्विलिब्रियम और ये सीलिंग, सीलिंग और फ्लोर का लेवल ये कांस्टेंट मानता है, जबकि हमें नहीं पता कि सीलिंग जो है वो कांस्टेंट रहेगी भी या नहीं। इकोनॉमी, क्योंकि प्रोग्रेसिव इकोनॉमी को अज्यूम किया गया है, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी में अपर लेवल चेंज होता रहता है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो डिपेंड करता है कैपिटल अमाउंट के ऊपर। उसके बाद है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब इस मॉडल में उन्होंने यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को लिया तो है, ये रहा, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पूरे मॉडल में जब हम ट्रेड साइकिल के फेसेस पढ़ते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का एक पैसिव रोल है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को पूरे साइकिल में कहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इसको सिर्फ ये इसलिए ड्रॉ किया गया है ताकि हम ये पता लगा सके कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कारण इकोनॉमी में साइकिल्स अराइज होते हैं, लेकिन इस पूरे मॉडल में, पूरे डायग्राम में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कहीं पर कोई भी रोल नहीं है। उसके बाद है कि ये थ्योरी जो है ना एक्सीलरेशन प्रिंसिपल पर भी बेस्ड है, जबकि एक्सीलरेशन को भी ये कांस्टेंट मानता है। स्टार्टिंग में ही हमने अजम्पशन पढ़ी थी कि मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर की वैल्यू कांस्टेंट है, जबकि ये भी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है। उसके बाद आता है आपका एक और टॉपिक कि मेजर्स टू कंट्रोल द ट्रेड साइकिल्स। बच्चों, जिन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेथड पढ़े हुए हैं, वही सारे मेथड्स जो हैं हम ट्रेड साइकिल्स को कंट्रोल करने के लिए भी पढ़ सकते हैं। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन क्या है? प्राइजेस का राइज होना। बूम भी क्या है? प्राइजेस का राइज होना। तो जो हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेथड्स पढ़े हुए हैं, वही बूम को कंट्रोल करने के मेथड है। जो मतलब प्राइजेस को डाउन करने के जो मेथड्स हमने वहाँ पढ़े हुए हैं कि प्राइजेस यदि डाउन चले जाएं तो उनको कैसे अप किया जाता है, वही वही फैक्टर्स जो है ना वो डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। तो आप उन फैक्टर्स को यदि एक बार स्टडी कर लोगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी वहाँ से पूरा तैयार हो जाएगा। ये था आपका हिक्स का ट्रेड साइकिल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।